हेलो क्लास 9th। आज 25 तारीख है, 25 अगस्त, और हमारा जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो चुका है। इसमें अब जो एक्स्ट्रा पर्सन है वो बता रहा हूँ मैं, उनको नोट करते जाओ। सबसे पहला जो पर्सन बन रहा हमारा, ये आपको साफ दिखाई दे रहा है, लोकतंत्र की विभिन्न परिभाषाएं दीजिए। इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र की अनेक परिभाषाओं को पढ़ा है और अनेक परिभाषाएं हमने समझी हैं। तो ये पर्सन रहेगा पहला, एक्स्ट्रा पर्सन, लोकतंत्र की विभिन्न परिभाषाएं दीजिए। तो सबसे पहली परिभाषा हम यहाँ पर दिखाएंगे अब्राहम लिंकन की। अब्राहम लिंकन के शब्दों में लोकतंत्र की परिभाषा इस प्रकार है, आपने लिखना है ये अब्राहम लिंकन द्वारा दी गई परिभाषा। लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलने वाली शासन व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं, या यही लोकतंत्र है। सबसे पहले आपने यही परिभाषा लिखनी है। दूसरी जो परिभाषा है वो ये है, डेमोक्रेसी शब्द, डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनानी में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। इस प्रकार डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ है लोगों का शासन। एक तीसरी परिभाषा और है ये, इसी तरह दो परिभाषा होने के बाद तीसरी जो परिभाषा है, थर्ड डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं। तो ये तीन परिभाषाएं हैं। 3 नंबर का प्रश्न है ये, लोकतंत्र की अलग अलग परिभाषाओं का वर्णन करें। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है आपका। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है जनरल, ये देखिए आप, जनरल परवेज मुशर्रफ पाकिस्तान के राष्ट्रपति कैसे बने। जनरल परवेज मुशर्रफ आप सबको पता है कि पाकिस्तानी सेना के अध्यक्ष थे, थल सेना के अध्यक्ष। जनरल परवेज मुशर्रफ मिलिट्री में थे और ये मिलिट्री में जनरल के पद तक पहुंच गए थे। तो क्या हुआ, कैसे राष्ट्रपति बने, उसका वर्णन करना है। ये है भी यहाँ से, पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ ने अक्टूबर 1999 में सैनिक तख्तापलट की अगुवाई की, यानी ये सैनिक तख्तापलट करने में सबसे आगे रहे। इन्होंने लोकतंत्र के ढंग से चुनी हुई सरकार को उखाड़ फेंका और खुद को देश का मुख्य कार्यकारी घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने खुद को राष्ट्रपति घोषित किया और 2002 में एक जनमत संग्रह करा के अपना कार्यकाल 5 साल के लिए बढ़वा लिया। तो ये था, ऐसे राष्ट्रपति बने थे ये पाकिस्तान के, सैनिक तख्ता पलट करके। नेक्स्ट जो पर्सन है ये रहा, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है। थर्ड क्वेश्चन है ये, लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर क्या है। तो इसका आंसर जो यहाँ से है, अगस्त 2002 में पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने लीगल फ्रेम ऑर्डर के जरिए पाकिस्तान के संविधान को बदल डाला। इस ऑर्डर के अनुसार राष्ट्रपति राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों को भंग कर सकता है। मंत्री परिषद के कामकाज पर एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की निगरानी रहती है, जिसके अनुसार सदस्य, इसके ज़्यादातर जो सदस्य हैं फौजी हैं। इस कानून के पास हो जाने के बाद राष्ट्रीय और प्रांतीय असेंबलियों के लिए चुनाव कराए गए। इस प्रकार पाकिस्तान में चुनाव भी हुए, चुने हुए प्रतिनिधियों को कुछ अधिकार भी मिले, लेकिन सर्वोच्च जो शक्ति है वो सेना के अधिकारियों और जनरल परवेज मुशर्रफ के पास है। तो ये थर्ड क्वेश्चन था। और यहाँ पर मैं साथ साथ बताता जा रहा हूँ, ये छोटा जो पर्सन है, सीरिया पश्चिमी एशिया का एक छोटा सा देश है। सीरिया कहाँ का देश है? पश्चिमी एशिया का। यहाँ पर कौन सी पार्टी शासन करती है? बाथ पार्टी और उसकी सहयोगी पार्टियों को ही देश में राजनीतिक गतिविधि करने की अनुमति है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट है, लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए।
चौथा जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। लोकतंत्र की विशेषताओं का वर्णन करो। तो इसमें जो पहली विशेषता है वो ये है भी, पहली विशेषता, लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने की शक्ति लोगों द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के पास होनी चाहिए, पहली विशेषता। दूसरी जो विशेषता है इसकी ये है, लोकतंत्र निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनावों पर आधारित होना चाहिए ताकि सत्ता में बैठे लोगों के लिए जीत हार के समान अवसर पैदा हों। थर्ड जो इसकी फीचर है वो ये है भी, लोकतंत्र में हर वयस्क नागरिक का एक वोट होना चाहिए। लोकतंत्र में हर वयस्क का मतलब 18 साल से ऊपर का, उसका एक वोट होना चाहिए और हर वोट का मूल्य समान होना चाहिए। और ये है इसकी नेक्स्ट फीचर, एक लोकतांत्रिक सरकार संवैधानिक कानूनों और नागरिक अधिकारों द्वारा खींची गई लक्ष्मण रेखा के भीतर ही काम करती है। तो ये 4 या 5 इसकी जो डेफिनेशन है वो ये है, फीचर हैं भी, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी। फिर है आपके लिए, और अगर आप इनको एक्स्ट्रा बता रहे हैं अभी, अगर वे नहीं लिख पाते हैं तो ये जो 4 या 5 फीचर हैं डेमोक्रेसी के, ये भी लिख सकते हैं। ये डेमोक्रेसी के फीचर दिखा रखे हैं। अभी लोगों द्वारा चुने हुए शासक सारे प्रमुख फैसले करते हैं। चुनाव लोगों के लिए निष्पक्ष अवसर और इतने सारे विकल्प उपलब्ध कराता है कि चाहे तो मौजूदा शासकों को बदल सकते हैं। ये विकल्प सभी लोगों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। इस चुनाव से बनी सरकार संविधान द्वारा तय बुनियादी कानून और नागरिक अधिकारों के दलों को मानते हुए काम करती है। तो ये भी लिख सकते हैं। और ये तो हैं ही, फिर ये जो है ये लास्ट, ये लिख लो चाहे फिर वो लिख लो, ठीक है भाई। अब है नेक्स्ट 5th की, चीन में चुनावी प्रक्रिया का वर्णन करो। चीन में चुनावी प्रक्रिया का वर्णन करो। यहाँ से भी चीन की संसद को क्वांग ग्वो रेममिन दाई वियाओ दाहुई राष्ट्रीय जनसंसद कहते हैं। चीन की संसद के लिए प्रति वर्ष 5 वर्ष बाद नियमित रूप से चुनाव होते हैं। इस संसद को देश का राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार है। इसमें पूरे चीन से करीब 3000 सदस्य आते हैं। कुछ सदस्य का चुनाव सेना भी करती है। चुनाव लड़ने से पहले सभी उम्मीदवारों को चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से मंजूरी लेनी पड़ती है। 2002-3 में हुए सिर्फ कम्युनिस्ट पार्टी और उससे कुछ छोटी पार्टियों के सदस्यों को ही चुनाव लड़ने की अनुमति मिली। सरकार हमेशा कम्युनिस्ट पार्टी की बनती है। तो ये है चीन में चुनावी प्रक्रिया। 6th जो क्वेश्चन है, मैक्सिको की चुनावी प्रक्रिया या चुनाव प्रणाली का वर्णन करो। मैक्सिको की चुनावी प्रक्रिया या चुनाव प्रणाली का वर्णन करो। तो ये है भी, 1930 में आज़ाद होने के बाद मैक्सिको में हर 6 वर्ष बाद राष्ट्रपति चुनने के लिए चुनाव कराए जाते हैं। देश में कभी भी फौजी शासन या तानाशाही नहीं आई, लेकिन सन 2000 तक हर चुनाव में PRI इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी की सरकार बनती है, उसको जीत मिलती है। विपक्षी दल चुनाव में हिस्सा जरूर लेते थे लेकिन कभी जीत हासिल नहीं हुई। चुनाव में हर तरह के हथकंडे अपनाकर हर हाल में जीत हासिल करने के लिए PRI प्रसिद्ध थी। सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले सभी लोगों के लिए पार्टी की बैठकों में जाना जरूरी था। सरकारी स्कूलों के अध्यापक अपने छात्र छात्राओं के माँ बाप को PRI के लिए वोट देने को कहते थे। कई बार बीच में 2 लाइन छोड़ देनी है। कई बार एकदम अंतिम क्षणों में मतदान केंद्रों को एक जगह से दूसरी जगह हटा दिया जाता था, जिससे अनेक लोग वोट ही डाल पाते थे। PRI अपने उम्मीदवारों के चुनाव अभियान पर काफ़ी पैसे खर्च करती थी। तो ये है भी एक, ये छोटा प्रश्न है भी, सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। सऊदी अरब में औरतों को वोट देने का अधिकार नहीं है। ये कौन से देश में वोट देने का अधिकार नहीं है? सऊदी अरब में। एस्टोनिया ने अपने यहाँ नागरिकता के नियम कुछ इस प्रकार बनाए हैं कि रूसी अल्पसंख्यक समाज के लोगों को मतदान का अधिकार हासिल करने में मुश्किल होती है। और फिजी का जो बताया है, फिजी की चुनाव प्रणाली में यहाँ के मूल निवासियों के वोट का महत्व
भारतीय मूल के फिजी नागरिक के वोट से ज़्यादा है। तो ये भी ध्यान में रखना अपने छोटे प्रश्नों में। थैंक्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वेडनेसडे को